रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर के कुछ बिंदुओं का अध्ययन हम पिछली क्लासों में, पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो स्कूल लैब ऐप पर या यूट्यूब पर उन वीडियोस को देख सकते हो। इससे पहले हमने विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध भूगोल के उपागम के आधार पर भूगोल की प्रमुख शाखाएं और उपशाखाओं का अध्ययन किया था। अब भूगोल का दूसरा उपागम प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाओं का अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की प्रमुख रूप से यह 4 शाखाएं हैं और इन 4 अलग अलग प्रकार की शाखाओं में अलग अलग तथ्यों का, अलग अलग विषयों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की पहली उपशाखा या पहली शाखा है, वह है प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन। प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन नाम से ही जाहिर होता है कि प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन में किसी प्रदेश या किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाता है। अब हम यह देखते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन शाखा को 3 अलग अलग उपशाखाओं में या 3 अलग अलग भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन में तो स्थूल अथवा बृहद प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। इस बिंदु के तहत प्रादेशिक भूगोल में किसी विस्तृत क्षेत्र का, विस्तृत क्षेत्र कोई राज्य हो सकता है, कोई देश हो सकता है या कोई शहर हो सकता है, तो कोई बृहद स्थान या स्थूल बृहद इकाई जो प्रादेशिक इकाई होती है, उस प्रादेशिक इकाई का अध्ययन इसके तहत किया जाता है। दूसरा मध्य या मध्यम प्रादेशिक इकाई या मध्यम प्रादेशिक अध्ययन। कोई पूल या कोई बहुत बड़ा प्रदेश है, उस बहुत बड़े प्रदेश का कोई एक मध्यम भाग या मध्यम आकार का जो प्रदेश, मध्यम आकार का क्षेत्र है किसी बृहद प्रदेश का, तो उस बृहद प्रदेश के उस मध्यम आकार की या मध्यम इकाई क्षेत्र का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तीसरा आता है सूक्ष्म या लघु स्तरीय प्रादेशिक अध्ययन। इसमें उस क्षेत्र का की छोटी इकाई का, उस क्षेत्र की छोटी इकाई का या उस क्षेत्र, उस अध्ययन के एक छोटे से छोटे टुकड़े का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कुल मिला के हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये एक प्रदेश है, इस प्रदेश का अध्ययन करना है तो सबसे पहले फौरी तौर पर इस शाखा या इस उपशाखा के आधार पर इसका ऊपरी तौर पर इसका जायजा लिया जाएगा। इस प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं, इस प्रदेश में निवासियों की क्या विशेषता है, यहाँ पर फसली क्षेत्र कैसा है, सारा मोटे तौर पर इसका आकलन किया जाएगा। उसके बाद यह दूसरी वाली शाखा इस क्षेत्र को अलग अलग मध्यम इकाइयों में बांट देगी, अलग अलग मध्यम इकाइयों में बांट देगी और उस अलग अलग मध्यम इकाइयों को इस उपशाखा के माध्यम से अध्ययन किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन सी योग्यताएं, कौन कौन से खास बातें हैं। तीसरा आता है सूक्ष्म। तो सूक्ष्म में क्या किया जाता है, यह जो 4 अलग अलग क्षेत्र बांटे थे इस मध्यम में, उन क्षेत्रों को भी यह और छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देता है और छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर प्रत्येक छोटे छोटे भाग की विशेष बातों का, विशेषताओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार से इस पूरे प्रदेश का 3 बार अध्ययन हो चुका है। स्थूल बृहद प्रादेशिक इकाई के तहत पूरे प्रदेश की विशेषताओं का पता लगा लिया गया है। मध्यम के आधार पर छोटी छोटी इकाइयों का
के आधार सूक्ष्म या प्रादेशिक अध्ययन के आधार पर उन छोटे छोटे क्षेत्रों को भी और छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर उसका अध्ययन कर लिया गया है। तो इस प्रकार से प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन के माध्यम से किसी प्रदेश का फौरी तौर पर पूरा जायजा लिया जाता है। उसके बाद उसको छोटी छोटी मध्यम इकाइयों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। फिर अंत में उसकी बारीक से बारीक जो विशेषता होती है, छोटी से छोटी बात जो जानने योग्य होती है, उन सभी बातों का अध्ययन इस प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन उपागम या शाखा के माध्यम से किया जाता है। अब इसी की दूसरी इकाई है प्रादेशिक विकास। प्रादेशिक विकास में किसी क्षेत्र का जो विकास होता है, प्रदेश का विकास होता है, उस विकास को जाना जाता है, उस विकास का अध्ययन किया जाता है कि विकास किस प्रकार से हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। इस तीसरे बिंदु का अध्ययन हम बाद में करेंगे। उससे पहले इस बिंदु का अध्ययन करते हैं प्रादेशिक योजना। प्रादेशिक योजना हम सब जानते हैं, किसी भी नगर, शहर या किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए या उस क्षेत्र का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए या वहां पर कोई विकास की योजना बनाने के लिए सबसे पहले उस क्षेत्र विशेष का की एक प्रादेशिक या उस क्षेत्र के विकास की एक योजना बनानी पड़ती है। और उस क्षेत्र की, उस प्रदेश की जो योजना बनती है वह प्रादेशिक योजना शाखा के अंतर्गत बनती है। यह प्रादेशिक योजना जो शाखा है भूगोल की एक, इस प्रादेशिक योजना शाखा के अंतर्गत किसी भी प्रदेश या किसी भी क्षेत्र की जो विकास के लिए या उसके किस प्रकार से वहां पर गतिविधि जारी रखनी है, किस प्रकार से उसकी जांच करनी है, किस प्रकार से वहां का जो प्रशासन चलाना है, उन सभी के लिए इस प्रादेशिक योजना को भी 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है सबसे पहले पूरे प्रदेश की एक नियोजन, पूरे प्रदेश के लिए योजना बनाई जाती है। संपूर्ण प्रदेश के लिए योजना बनाई जाती है। संपूर्ण प्रदेश के लिए कुछ विकास के या कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं, कुछ बिंदु तय किए जाते हैं कि इन बिंदुओं के तहत, इन लक्ष्यों के तहत इस क्षेत्र में कोई योजना बनानी है और इन बिंदुओं के तहत ही उस योजना को आगे कार्य रूप प्रदान करना है। तो सबसे पहले किसी भी क्षेत्र की प्रादेशिक नियोजन की रिपोर्ट तैयार होती है। प्रादेशिक नियोजन की रिपोर्ट तैयार होती है और उस क्षेत्र की सबसे पहले प्रादेशिक नियोजन की योजना बनाई जाती है। उसके बाद उस क्षेत्र की प्रादेशिक नियोजन की रिपोर्ट के आधार पर उस क्षेत्र को 2 भागों में बांट लिया जाता है और 2 भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला भाग होता है ग्रामीण नियोजन। ग्रामीण नियोजन में कुछ आवश्यक बिंदुओं को तय किया जाता है कि किसी प्रदेश में कुल गांव कितने हैं, उन गांवों के तहत कितनी पंचायत या उप तहसील आदि शामिल है। तो गांव में जो पंचायत है उन पंचायतों में या ग्राम पंचायतों में कितनी आबादी है, वहां के लोगों का जीवन स्तर क्या है, कृषि का प्रारूप क्या है, इन सभी बिंदुओं को तय करने के बाद उन बिंदुओं के आधार पर उस ग्रामीण क्षेत्र की एक ग्रामीण नियोजन योजना बनाई जाती है और उस ग्रामीण नियोजन योजना के तहत ही उस गांव में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है, विकास कार्यों को जारी रखा जाता है अथवा वहां की जो भी जांच करनी है, वहां उस गांव का जो भी अध्ययन करना है वह ग्रामीण नियोजन योजना के तहत किया जाता है। दूसरा, उसी क्षेत्र में उसकी प्रादेशिक नियोजन रिपोर्ट के आधार पर एक शहरी या नगर नियोजन की योजना बनाई जाती है। जिस प्रकार से ग्रामीण नियोजन होता है उसी प्रकार से नगर नियोजन में भी वहां की आबादी, उस आबादी की सुख सुविधाएं, वहां पर पाए जाने वाले खनिज, उद्योग धंधे किस प्रकार से विकसित है, वहां की आबादी का जीवन स्तर कैसा है, रोजगार, व्यवसाय, उद्योग धंधों की स्थिति कैसी है, और इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है और उस अध्ययन के आधार पर कुछ लक्षित बिंदु तय किए जाते हैं। उन लक्षित बिंदुओं के आधार पर नगर नियोजन का कार्य कंप्लीट किया जाता है। क्लियर?
अब हम आते हैं इस तीसरे बिंदु की तरफ, जो है प्रादेशिक विश्लेषण। किसी क्षेत्र का, किसी प्रदेश का जो विश्लेषण किया जाता है, उस विश्लेषण की विधियां, यह एक उपशाखा है, भूगोल की शाखा है, प्रादेशिक विश्लेषण शाखा। इसके अंतर्गत कुछ कॉमन तत्व होते हैं, कुछ कॉमन तत्व होते हैं, कॉमन बिंदु होते हैं, जो सभी शाखाओं में अध्ययन किए जाते हैं। पहला है दर्शन। दर्शन में किया क्या जाता है? दर्शन में भौगोलिक चिंतन का कार्य किया जाता है। भौगोलिक चिंतन का चिंतन किया जाता है। जितने भी भौगोलिक या भूगोलवेताओं ने जितने भी अपने विचार विमर्श दिए हैं, जितनी भी परिभाषाएं दी है, उन सभी वैचारिक तत्वों का मानसिक रूप से चिंतन करना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी भौगोलिक तत्वों के बारे में सोचना, मनन करना, भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा आता है इसमें भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया। भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया अथवा मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर, भूमि पर या पृथ्वी पर भूमि है, भूमि पर मानव निवास करता है और मानव भूमि के साथ कई प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे खनन कार्य करना है, कृषि कार्य करना है, ठीक है। तो मानव ने भूमि के साथ बहुत सारी क्रियाएं की, बदले में भूमि ने उसको खनिज पदार्थ दिए अथवा फसल दी। तो इस प्रकार से मानव और भूमि के मध्य जो भी क्रियाएं, अंतर प्रक्रियाएं होती है, उसके फलस्वरूप क्या भूमि के साथ, भूमि में क्या परिवर्तन आते हैं। अगर भूमि अच्छी है तो मानव के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, भूमि खराब है या भूमि की गुणवत्ता कम है तो मानव के जीवन में क्या प्रक्रियाएं, क्या चेंजेस होते हैं, यह सभी इस दर्शन नामक उपशाखा में पता किया जाता है, जो भूमि और मानव की अंतर प्रक्रिया के अंतर्गत या मानव परिस्थिति के अंतर्गत इन तथ्यों का अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक विश्लेषण में दूसरी बात आती है या दूसरी उपशाखा है विधि, तंत्र एवं तकनीक। मुख्य रूप से तो ये सभी दोनों के दोनों शाखाएं जो है संपूर्ण भूगोल का चाहे कोई भी उपागम हो, कोई भी शाखा हो या कोई भी उपशाखा हो, सभी में यह दोनों तत्व कॉमन होते हैं। इन दोनों तत्वों का सभी में प्रयोग किया जाता है। विधि, तंत्र एवं तकनीक। विधि, तंत्र एवं तकनीक में क्या कार्य किया जाता है? इसमें सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्र, सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्र। किसी भी वस्तु, किसी भी क्षेत्र विशेष की कोई का अध्ययन करने से पहले उस क्षेत्र विशेष का मानचित्र होना आवश्यक है। तो एक तो मानचित्र बनता है सामान्य तरीके से, जिसमें उस क्षेत्र विशेष का नापजोख लेकर उसके अक्षांश देशांतरों के आधार पर उसका मानचित्रण किया जाता है। और दूसरा, वर्तमान में जो तकनीक आधारित, कंप्यूटर आधारित जो मानचित्र बनाए जाते हैं, इसमें कई तकनीकी तंत्रों का उपयोग किया जाता है, संगणक आधारित मानचित्रण किया जाता है। दूसरा, इसमें परिमाणात्मक तकनीक का प्रयोग किया जाता है अथवा सांख्यिकी तकनीक। सांख्यिकी तकनीक से तात्पर्य है गणितीय आंकड़ों का प्रयोग करके प्रयोग किया जाता है मानचित्रण वगैरह में या किसी क्षेत्र की गणना करने के लिए। तीसरा कार्य है इसका क्षेत्र सर्वेक्षण की विधियां। किसी भी क्षेत्र का नापजोख करने के लिए, किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए जो कि कौन कौन सी विधियां हैं, किस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है या कौन सी विधि उपयोग करनी है, किस विधि में किस प्रकार के यंत्र प्रयोग किए जाने हैं, किस विधि को किस प्रकार से संपन्न करना है, यह सभी क्षेत्र सर्वेक्षण विधियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह सभी हम प्रैक्टिकल भूगोल में सर्वेक्षण विधियों को काम में लेते हुए किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं। यह सब हम प्रैक्टिकल भूगोल में इसके डिटेल्स वगैरह पढ़ेंगे। चौथा है भू सूचना विज्ञान की जो तकनीक है, पृथ्वी के बारे में जो भी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को प्राप्त करने की जो भी तकनीक है, उन तकनीकों का अध्ययन हम इसके माध्यम से करते हैं। जैसे दूर संवेदन यंत्र है, उनके माध्यम से
भौगोलिक सूचना तंत्र है, GIS है, उसके बारे में या उनकी मदद से जो भी पृथ्वी पर की हमें सूचनाएं प्राप्त होती है उन सभी तथ्यों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। वैश्विक स्थिति तंत्र जीपीएस का आपने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का नाम सुना भी है, प्रयोग भी किया होगा। जैसे मोबाइल में हम किसी स्थान विशेष को सर्च करते हैं तो वह उस स्थान विशेष की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ पर अवस्थित है वह हमें बता देता है और हम वहां तक पहुंच जाते हैं। तो जो मानचित्र है, जीपीएस है, जिसका हम प्रयोग करते हैं वह सभी भूगोल की देन है। तो भूगोल के इस भू सूचना विज्ञान तकनीक के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।